कैसे हैं दोस्तों। 1974 की एक बड़ी दिलचस्प और ज़बरदस्त किताब थी आर्ट ऑफ मोटरसाइकिल मैकेनिक। इसमें एक बाप अपने बेटे के साथ सफ़र पे जाता है और उसको बहुत से सवालों के जवाब देता है। रात में वो रुकते भी हैं तो एक जगह कोई इस तरह की बात होती है कि बेटा रात के वक्त भूत प्रेत से थोड़ा खौफ की बात करता है। इस तरह का माहौल होता है तो उसका बाप कहता है कि मैं चूँकि भूत जो है इसका कोई मैटर नहीं है, इसकी कोई एनर्जी नहीं है, ये किसी टाइम एंड स्पेस में एग्जिस्ट नहीं करता कि आप मुझे कोई वक्त बताएं कि फ़लाँ वक्त फ़लाँ जगह पर भूत मौजूद है, ऐसा मुमकिन नहीं। इसलिए अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक थ्योरीज़, अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक लाज मैं तस्लीम नहीं करता कि भूत हैं, इसलिए डरने की कोई ज़रूरत नहीं। अब यहाँ पे एक बड़ा खूबसूरत सवाल जन्म लेता है जो कि कई दहाइयों तक फिर फ़लसफ़े और साइंस का मौजू रहा। वो सवाल ये था कि बेटे ने ये पूछा कि अगर भूत किसी टाइम एंड स्पेस में एग्जिस्ट नहीं करता, वो उसका मैटर और एनर्जी नहीं है, तो फिर ये साइंटिफिक लॉ का मैटर एंड एनर्जी कहाँ है? इस लॉ की भी तो कोई मैटर और एनर्जी नहीं है, इसकी भी कोई टाइम एंड स्पेस नहीं है, ये भी भूत की तरह हमारे दिमाग में एग्जिस्ट करता है। तो लिहाजा अगर भूत नहीं तो साइंटिफिक लॉ भी नहीं। इस असूल के मुताबिक तो वो ठीक थी बात, लेकिन असल में ये बात इस तरह से ठीक नहीं थी। इसलिए कि भूत प्रेत परियां और ये चीज़ जो सोडो साइंस में या कहानियों में हो सकती हैं, वो हमारे दिमाग में हो सकती हैं। साइंटिफिक लॉ बहरहाल ये हकीकत है कि वो भी हमारे माइंड में है, उनको हम टच नहीं कर सकते, लेकिन वो लॉ का अमल, उस लॉ का प्रूफ हम एक्सटर्नल वर्ल्ड में देख सकते हैं। जैसे 1687 में न्यूटन ने ग्रेविटेशन लॉ, न्यूटन्स लॉ जिनको कहते हैं, वो लॉ पेश किए। तो वो 9.8 ज़मीन की ग्रेविटी जो अब रिफ़ाइन होकर मालूम कर चुके हैं हम, ये पूरी दुनिया में इसको हम टेस्ट कर सकते हैं। 1687 जब हिंदुस्तान पर औरंगज़ेब आलमगीर की हुकूमत थी, अमेरिका भी दरियाफ्त हो चुका था, लेकिन अमेरिका वजूद में नहीं आया था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और फ्रेंच रेवोल्यूशन भी नहीं आया था, उस वक्त की बात है। उसने ये प्रिंसिपल्स दिए नेचुरल फ़िलॉसफी के। तो भले न्यूटन ने ये लॉ 1687 में दिए थे, लेकिन ये लॉज हम पूरी दुनिया में टेस्ट कर सकते हैं और हम ये जानते हैं कि ये पहले से मौजूद थे, क्योंकि पूरी इंसानी तारीख़ में कोई मिसाल नहीं मिलती कि इसके अलावा कोई वाक़या हुआ हो कि कोई चीज़ अपने से बड़ी चीज़ की तरफ ना खींचती चली आई हो। यानी सबसे बड़ी चीज़ इस ज़मीन पर ज़मीन ही है, तो हर चीज़ उसकी तरफ गिरती है। हम इस लॉ को हर जगह टेस्ट कर सकते हैं। लिहाजा ये है साइंस, जिसे आप टेस्ट कर सकें, जिसे आप वेरीफाई कर सकें। भले वो जो लॉ है वो हमारे माइंड ही में है, उस लॉ को हम चेक नहीं कर सकते, उस लॉ के टेक्स्ट को, उसकी टेक्सचुअल फॉर्म को वो तो हमारे माइंड में है, हमारी तहरीर में है। जैसे भूत प्रेत की कहानी हमारी तहरीर में है, हमारे माइंड में है। इसके बरक्स हम भूत को कहीं टेस्ट नहीं कर सकते। तो इससे मिसाल देने वाली हर मिसाल, इससे जन्म लेने वाली कोई भी सो कॉल्ड साइंस नहीं होगी, बल्कि सोडो साइंस होगी। क्योंकि साइंस का पहला असूल ये है जो इंसान ने अब तक किसी चीज़ को प्रूव करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए बेहतरीन तरीका निकाला है, जिसे साइंस कहते हैं, वो ये कि ये टेस्टिफाइड हो, ये टेस्टेबल हो, अक्रॉस द बोर्ड हर जगह पर इसको टेस्ट किया जा सके। एक बात। नंबर 2 ये कि ये फाल्सीफाइएबल हो, ये इसको हम गलत भी साबित कर सकें। मिसाल के तौर पर अगर मैं ये कहता हूँ कि तमाम कछुए स्याह रंग के होते हैं या तमाम घोड़े ब्राउन कलर के होते हैं, तो इस बात को गलत साबित किया जा सकता है। आप कुछ सफ़ेद रंग का घोड़ा लेके आए तो ज़ाहिर गलत साबित हो जाएगा। लेकिन अगर मैं ये कहता हूँ कि सूरज के गिर्द एक छोटी सी कार गर्दिश कर रही है, जैसे कि रसल ने टी पॉट से उसकी मिसाल दी थी, छोटी सी कार गर्दिश कर रही है, इतनी छोटी है कि वो किसी टेलीस्कोप से नज़र नहीं आती, लेकिन वो है। अब ये चीज़ फाल्सीफाइबल नहीं है, इसे टेस्ट नहीं कर सकता। जो भी टेस्ट करेगा, जिसका ये हाइपोथेसिस है कि सूरज के गिर्द एक कार चक्कर लगा रही है उसके दोस्त की, तो अब वो जब टेस्ट करेंगे वो कहेगा नहीं, वो इतनी छोटी है कि नज़र नहीं आती। ये उसका हाइपोथेसिस है। तो ये जो हाइपोथेसिस जिन्हें फाल्सीफाई ना किया जा सके और उनको वेरीफाई भी ना किया जा सके, दिस इज़ कॉल्ड सोडो साइंस। ये साइंस नहीं है। ये आपके जहन में, आपके ख्याल में तो हो सकती है, लेकिन ये साइंस नहीं हो सकती, क्योंकि साइंस के अंदर ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए। वो फाल्सीफाइबल होगी, वो टेस्टेबल होनी चाहिए। तीसरी चीज़ जो साइंस और सोडो साइंस को आपस में फ़र्क करती है वो है प्रोग्रेस। साइंस मुसलसल प्रोग्रेस का नाम है। 3600 साल पहले, 3600 साल पहले
3600 years बैक फ़ारोज़ अपनी चैरियट एक बग्गी बनाते थे और आगे 2 घोड़े लगा के उस पर सफ़र करते थे, जंग में भी उसको इस्तेमाल करते थे। और अब से 200 साल पहले के करीब नेपोलियन की भी एक चैरियट थी, घोड़ा था। यानी इन 3400 तकरीबन 3500 साल के करीब वक्त था, 3400 साल एक्चुअल, उसमें कोई ज़्यादा प्रोग्रेस साइंस की नहीं हुई। वो नेपोलियन जिस रफ्तार से हरकत कर सकता था, मूव कर सकता था, ऑलमोस्ट उसी रफ्तार से फ़िरौन कर सकता था। लेकिन अब इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस हो चुकी है कि एक 10 साल का बच्चा भी कम से कम सफ़र में जहाज़ पर बैठ के फ़िरौन जैसे शहनशाहों और नेपोलियन जैसे शहनशाह को मात दे सकता है अपनी रफ्तार में। तो ये प्रोग्रेस हो चुकी है, इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस। लेकिन सूडो साइंस में कोई प्रोग्रेस नहीं होती। उस वक्त भी जो कहानियाँ, इल्म नजूम और इस तरह की जो पामिस्ट हैं, ख्वाबों की ताबीर बताने वाले, जो जहाँ उनकी साइंस थी आज तक वहीं है। वो एक कदम भी आगे नहीं चली, बल्कि ना वो टेस्ट हो सकी, ना वेरीफाई हो सकी। लिहाजा ये सूडो साइंस हैं। इन पर बिलीव करके, इन पर यकीन रख के अपनी ज़िंदगियों को गुजारने वाले, कौमों को आगे लेके जाने के फार्मूले इन पर बेस करके बनाने वाले नाकाम होंगे, क्योंकि ये सूडो साइंस है, ये साइंस नहीं है। फिर देखें, बहुत से ऐसे सूडो साइंसेस हैं जो पर्सनल एक्सपीरियंस पर बेस करते हैं। जैसे नियर डेथ एक्सपीरियंस में बहुत से लोग जो बिल्कुल मौत के करीब पहुंचकर वापस आते हैं, वो इस तरह की बातें करते हैं कि उन्हें एक टनल नज़र आई, वो उसमें जा रहे थे, फिर वहाँ से ये वाक़या हुआ और वो वापस आ गए। अच्छा, इसके ऊपर बहुत से एक्सपेरिमेंट्स भी हुए हैं, इस पर भी, एलियंस लाइफ पर भी। लेकिन ये, और फिर वो जब वापस आते हैं तो फिर और भी बहुत सी बातें बताना शुरू करते हैं और लोग उन पे, इस तरह के लोग उन पे बिलीव करने लगते हैं उनकी बातों पर कि ये चूँकि नियर डेथ से आए हैं, लिहाजा ये जो बातें कर रहे हैं ये सच होंगी। हालांकि दिस इज़ प्योरली बायोलॉजिकल फिनोमेना। ये एक फिनोमेना है कि जब ऑक्सीजन माइंड को कम मिलती है, ब्लड सप्लाई कम होती है, बहुत कमज़ोर होते हैं और मसले चल रहे होते हैं, तो हमारा विजुअल कॉर्टेक्स, ये माइंड का बैक हिस्सा, जहाँ आँख के रेटिना से लाइट जाकर इमेज बनाता है और वहाँ जो नर्व सेल्स महफूज हैं, उनके अंदर इंफॉर्मेशन महफूज है, तो उस लाइट से रिजेंबल करता है उस अक्स को, उसके अंदर जो नर्व सेल्स में मालूमात है उसके साथ मैच करके देखता है ये क्या है, तो हमें बताता है। वहाँ पर नर्व सेल्स अब नॉर्मल बिहेव करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पूरी खुराक नहीं मिल रही, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, ब्लड सप्लाई नहीं है, ये वो कमज़ोरी है। तो अब वो बहुत से पैटर्न्स वहाँ पर बनना शुरू होते हैं, ज़िग ज़ैग किस्म के, डॉट से, लाइन से, स्पायरल से। तो अब माइंड को वो समझ नहीं आ रही होती वो क्या हो रहा है। मुख्तलिफ नर्व सेल्स में फायर आ रहा है, वो ऑन ऑफ हो रहे हैं मुख्तलिफ तरीके से, जो भी उसका प्रोसेस है। तो वो माइंड उसको करीब तरीन अगर किसी चीज़ से रिजेंबल करता है तो वो एक लंबा सा एक गार टाइप, एक ऐसा स्पाइरल गोल गोल घूमने वाली कोई चीज़। अब वो जब इंसान होश में आता है तो ये उसके थोड़ा बहुत माइंड में जो चीज़ होती है वो यही होती है, क्योंकि माइंड उस वक्त डाइंग कंडीशन में होता है, कमज़ोरी की कंडीशन में होता है। लाइट जो उसको नहीं मिल रही होती माइंड में, उसके बावजूद वहाँ उसके नर्व सेल्स जो होते हैं उनमें फायर होता है, थोड़ा सा एनर्जी जो आ रही होती है वो उसको जो मैसेज दे रही होती है, उसमें जो नज़र आता है वो हमारे सामने रखता है। अब वो एक मेडिकल बात है। ये अगर सेहतमंद इंसान को भी ये वाला एक्सपीरियंस देकर देखा जाए, जो कि देखा गया बेशुमार लोगों को, तो यही रिज़ल्ट है। इसी तरह बहुत से लोग जो एलियन इनकाउंटर्स की बात करते हैं कि हमें खलाई मखलूक मिली थी उठा के ले गई, हमें जिन्नात मिले थे वो उठा कर ले गए, इस पर दुनिया में बेशुमार किस्म के तजुर्बात मौजूद हैं कि मुख्तलिफ़ लोगों को हिप्नोटाइज़ करके इस बताया गया कि आपको जिन्नात ले गए हैं, वहाँ ये हुआ 2-3 बातें बताने के बाद उनको सुला दिया गया, इस तरह की दवाई दी गई कि वो सो जाएं इसी हिप्नोटाइजेशन के दौरान, हिप्नोटाइज के अमल के दौरान। जब वो सोकर उठे और उनसे अलग अलग इंटरव्यू किए गए तो हर एक ने एक मुख्तलिफ कहानी सुनाई, बिल्कुल मुख्तलिफ, लेकिन सब ने इस यकीन के साथ सुनाई कि उनके साथ ये वाक़या हुआ है। तो ये एक नफ्सियाती और बायोलॉजिकल थिंग है जिस पर यकीन इसलिए नहीं किया जा सकता कि इस चीज़ को ना तो टेस्ट किया जा सकता है, ना इसको फाल्सिफाई किया जा सकता है, ना इसको जाके विजुअली देखा जा सकता है, ना इसका कोई मैटर है, ना इसकी कोई एनर्जी है, ना इसका कोई टाइम है, ना स्पेस है। सो दिस इज़ सूडो साइंस, नॉट साइंस। जैसे आप पूरी दुनिया में कहीं भी जाएं और आप किस रफ्तार से चलेंगे और फ़लाँ जगह पर पहुंच जाएंगे, दिस इज़ प्योर साइंस। आज आप गूगल पर भी जान सकते हैं कि अगर साइकिल पर आप इस रफ्तार से जाएंगे, पैदल जाएंगे तो यहाँ पहुँच जाएंगे। या आप कहीं भी खड़े होकर किसी भी डिवाइस से देखेंगे तो एक आंसर आएगा। लेकिन अगर आप एक पामिस्ट से ये पूछें कि क्या मैं इतने दिन बाद मैं किस जगह पर होऊंगा, कोई आपको एक्यूरेट बात नहीं बताएगा। कोई पामिस्ट, कोई इल्म नजूम का माहिर, कोई दस्त शनास, कोई ख्वाबों की ताबीर बताने वाला, कोई जादू मंतर वाला ये काम नहीं कर सकता।
کیوں؟ کیونکہ وہ ایک گول مول سی بات کریں گے آپ کی نفسیات کو دیکھ کر، آپ کے بارے میں کچھ جان کر، اور جو جدید ہیں اس طرح کی باتیں کرنے والے وہ آپ کے سوشل میڈیا ایکٹیویٹیز کو جان کر کچھ اس طرح کی بات کریں گے جو تھوڑی بہت آپ سے ملتی جلتی یا اس طرح کی ہوگی جو آپ سننا چاہتے ہیں۔ لیکن اگر آپ 5-10 پامسٹ کو اپنا ہاتھ دکھا کر نیئر فیوچر کا کچھ پوچھنا چاہیں تو یہ سب لوگ آپ کو مختلف باتیں بتائیں گے یا ویگ گول مول باتیں بتائیں گے۔ لیکن سائنس جو آپ کو بات بتائے گی، آپ کو اگر بیماری ہے آپ ٹیسٹ کروائیں 10 لیب سے تو آلموسٹ 19-20 کے فرق سے اس کا ایک ہی ریزلٹ آئے گا۔ اگر کوئی فوسل ملتا ہے اور یہ جاننا ہے کہ یہ کتنا پرانا ہے، کوئی تحریر ملتی ہے بکری کی کھال پر لکھی ہوئی اور یہ جاننا ہے کہ یہ کھال کتنی پرانی ہے، تو آپ دنیا کے چاروں کونوں میں جو لیبز ہیں جو کاربن ٹیسٹنگ سے اور بھی اس طرح کے بہت سے میتھڈ ہیں، کیونکہ ہر جگہ یہ ایک میتھڈ اپلائی نہیں ہو سکتا، آئسوٹوپس اور آئن جو بنتے ہیں ایٹم کے ان کا ہر جگہ اس کا پروسیس مختلف ہے، تو وہاں سے جو وہ معلوم کریں گے وہ ہر جگہ سے جو رزلٹ آئے گا وہ 19-20 کے فرق سے ایک ہی ہوگا، کیونکہ دس از سائنس ناٹ سوڈو سائنس۔ اور پانچویں چیز جو سائنس میں بہت ہمبل ہے اور سوڈو سائنس کے مقابلے میں وہ یہ ہے کہ سائنس جب فالسیفائی ہوگی تو وہ اس کو ایکسیپٹ کرے گی، سوڈو سائنس جب فالسیفائی ہوگی تو وہ ایکسیپٹ نہیں کرے گی۔ کیوں؟ کیونکہ سوڈو سائنس اپنے آپ کو پروو کرنے کا برڈن خود پہ نہیں لیتی، وہ ایک ہائپوتھسس پیش کرتی ہے اور کہتی ہے اسے غلط ثابت کر کے دکھائیں، جیسے سورج کے گرد ایک کیٹل رسل نے کہا تھا، ہم اس کو کار سمجھ لیں اگر تو اس نے ٹی پوٹ کہا تھا، ٹی پوٹ ایک گھوم رہا ہے سورج کے گرد جو نہیں نظر آتا اور کسی خوردبین سے کسی دوربین سے نظر نہیں آئے گا، کسی ٹیلیسکوپ سے نظر نہیں آئے گا، لیکن وہ وہاں ہے۔ تو سوڈو سائنسز والے اس طرح کے ہائپوتھسس دیتے ہیں اور اس کو پروو خود نہیں کرتے بلکہ آپ کو کہتے ہیں کہ اس کو ذرا غلط پروو کر کے دکھاؤ۔ اب چونکہ وہ صحیح پروو نہیں ہو سکتا اور فالسیفائی نہیں ہو سکتا، لہٰذا یہ ایک سوڈو سائنس ہوگی۔ اس کے مقابلے میں سائنس آپ کو کیا کہے گی؟ اگر وہ یہ آپ کو بتائے گی کہ ہم سے اتنے نوری سال، اتنے لائٹ ایئرز دور ایک گلیکسی ہے، تو اس گلیکسی کی آپ کو پکچر دکھائے گی۔ اگر کوئی سائنٹسٹ اس پہ ڈاؤٹ کرے گا تو وہاں سے جو لائٹ ریفلیکٹ ہو کے آ رہی ہے اس کو ثبوت کے طور پر پیش کرے گی۔ اگر اس سے بھی نہیں کوئی اس کو مانے گا، اس کے اوپر بھی کچھ لوگوں کو ڈاؤٹ ہوگا، تو وہ وہاں سے آنے والی جو لائٹ ہے اس کے قریب سے آنے والی وہ چیزیں جن کو پوری دنیا مان چکی ہے ان سے کمپیریزن کر کے دکھائے گی کہ یہ دیکھیے جو ہم نے چیز دیکھی ہے وہ اس طرح ہے۔ اگر ایک ملک کے سائنسدان، ایک سائنٹیفک سوسائٹی اس کو نہیں مانے گی تو دوسری سائنٹیفک سوسائٹی جو ہے اپنے لیبارٹریز میں اس کو دوبارہ اپنے رولز کے مطابق ٹیسٹ کرے گی، اس کے بعد وہ ایک سائنٹیفک تھیوری بنے گی، ایک سائنٹیفک لا بنے گا۔ جبکہ سوڈو سائنس اپنے آپ کو اتنا اوپن کبھی نہیں کرتا کہ اس کو کیمروں سے، اس کو لائٹ سے، اس کو آڈیو ریکارڈنگ میتھڈ سے کسی طرح سے آبزرو کیا جا سکے۔ سو دوستو، وی نیڈ سائنٹسٹ ناٹ سوڈو سائنٹسٹ۔ ہماری ملک میں، ہمارے ہاں ہماری بے شمار اور مسلسل ناکامیوں کی وجہ یہ ہے، یہ پوری کہانی آپ کے سامنے اس لیے رکھی کہ ہم مسلسل سوڈو سائنسز کی طرف جاتے ہیں، اس طرح کا، اس نظریے کا، اس اینگل کا، اس طرف سے فلاں جگہ سے ایک بندہ آئے گا، یہ اس طرح ہوگا تو ہمارے حالات بدلیں گے۔ دیز آر آل سوڈو سائنسز، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اصل سائنس قوموں کو آگے لے کر جانے کی ایک ہی ہے جو پروو ہو چکی ہے، آپ اسے بہتر لا کے دکھائیے، سوڈو سائنسز پر مت جائیے۔ ایک فارمولا نمبر 1 یہ، سب کو برابر کے رائٹس دیں، سب کے ساتھ انصاف کریں اور سب کو کاروبار کرنے کا برابر موقع دیں، تو آپ کا ملک بھی ترقی کرے گا اور انڈیویجولز بھی ترقی کریں گے۔ آپ اسکینڈینیوین کنٹریز کیوں جانا چاہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ سوڈو سائنسز پر نہیں، ان سوسائٹی کی وہ سائنسز، نیشن ڈیولپمنٹ کی ان سائنسز پر عمل کر کے آگے بڑھے ہیں جو سوڈو سائنسز نہیں ہیں، سائنسز ہیں۔ آپ خود اپنے آپ سے سوال کیجئے اور بتائیے، کمنٹس میں لکھیے کہ انسانیت کو سب سے زیادہ فائدہ کس نے دیا ہے، سوڈو سائنسز نے یا سائنس نے؟